हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्लास 10th के जो एनसीईआरटी के आपके चैप्टर 2 है, उस चैप्टर 2 में से आपके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो निकल के आते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो ऐसे फैक्टों को इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी करवाई जा रही है और इसके पहले चैप्टर 1 को हम क्लियर कर चुके हैं, साथ ही अब ये चैप्टर 2 चालू हो चुका है और चैप्टर 2 का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी का फ़ायदा हो सके। यहाँ पे जो फैक्ट करवाए जा रहे हैं डिस्कस, उन सभी फैक्ट में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलने ही वाले हैं और इन्हीं ये वन लाइनर फैक्ट आपके लिए हैं इस वीडियो में। और ये वन लाइनर हर एक चैप्टर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हर चैप्टर के आपके अलग-अलग वीडियोस आएँगे जहाँ पे सबको अच्छे से डिटेल में समझा के आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट आ चुका है, उसको आप देख लें, सेकंड पार्ट ये वाला है। तो यहाँ पे जो आज का जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ तक जो कर लिए थे क्वेश्चंस, उसके आगे के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आज का है कि अम्ल जो होते हैं अम्ल हमेशा H+ आयन देते हैं। पूछा जा सकता है कि अम्लों में कौन-सा आयन देते हैं अम्ल किसी भी जलीय विलयन में, तो वो क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। सेकंड आपका आज का क्वेश्चन है कि क्षारक जो होते हैं ये OH- आयन देते हैं। इसके बाद H+ हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में बिल्कुल भी नहीं रह सकता है, तो हाइड्रोजन आयन अगर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तो वो कैसे रहेगा? तो वो हाइड्रोनियम आयन बना के रहता है, जिसका सूत्र होता है CH3O+ होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन H2O मतलब जल में मिलाने पर मिलता है हमको, वो मिलता है हाइड्रोनियम आयन की अवस्था में, जिसे बोला जाता है H3O+ में। अगला क्वेश्चन है, यदि अम्ल HX है और जो क्षारक है वो आपका है MOH, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को बताना है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया कैसे होगी। तो आइए यहाँ पे जो है आपका अम्ल HX लिख लिया और HX के साथ आपकी अभिक्रिया हो रही है किससे? MOH से, जो कि एक क्षारक है। तो अम्ल और क्षार मिलकर के कौन सी अभिक्रिया करते हैं? तो अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे लवण बन रहा है मतलब कि M और X साथ में हो जाएंगे और जल मतलब H2O साथ में हो जाएगा। तो OH जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ करके जल का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, NaOH, KOH, CaOH2 और MgOH2 की संगत आयनों में विभक्त कीजिए। मतलब यदि जो NaOH है इसको हम जल में घोलते हैं तो कौन से आयन में ये टूटेगा, और साथ में KOH है ये कौन से आयन बनाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार देखने को मिले हैं, हर साल ही देखने मिलते हैं। एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पे ये इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आपका आएगा NaOH जो होता है वो Na+ में और OH- में टूटता है। KOH जो होता है मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये K+ में और OH- में टूटता है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यह C+ में और जो OH है ये माइनस में टूटता है। फिर इसके बाद है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी Mg2+ में और जो आपका OH है ये माइनस में जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो जो क्षारक होते हैं वो जल में घुल करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। अगला है आपका, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। मतलब यदि किसी क्षारक को या किसी अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो उनमें आयन, जितने भी आयन हैं वो क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, उसकी जो सांद्रता है वो कमी हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तनुकरण कहते हैं।
फिर इसके बाद पूछा गया है सार्वत्रिक सूचक क्या है, तो सार्वत्रिक सूचक उसे कहते हैं कि जो क्या करता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करता है, विभिन्न प्रकार के रंगों के रूप में प्रकट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उस स्केल को क्या कहते हैं, तो उस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। अगला है जो पीएच स्केल होता है, इसकी जो परास होती है वो क्या होती है, परास, या इसी को आप कहें कि जो पीएच स्केल होता है ये कितना, इसमें जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक के होते हैं, तो जो पीएच स्केल होता है वह 0 से 14 नंबर तक के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर पीएच स्केल पर जो शून्य है, शून्य किसके लिए होता है, तो शून्य होता है सबसे ज़्यादा जो अम्लीय होता है उसके लिए, मतलब शून्य दिखाता है अम्लीयता को, और शून्य से जैसे-जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि अम्लीयता के जो गुण हैं वो धीरे-धीरे कम हो जाते हैं और क्षारीयता की ओर बढ़ते जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि जो 14 होता है या 14 होता है, अधिक क्षारीयता को दर्शाता है, मतलब शून्य जो होता है वो अधिक अम्लीयता को दर्शाएगा और जो 14 होता है वो अधिक क्षारीयता को दर्शाएगा। और जो पीएच स्केल है वहाँ पे 0 से 14 तक के ही क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं या उसकी परास होती है। H प्लस हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच क्या होगा उतना ही ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल। इसके बाद अगला है पीएच स्केल में मान 7 से कम है वह अम्लीय विलयन होगा, और यदि पीएच स्केल में मान 7 से अधिक होता है तो वो क्या होता है, क्षारीय विलयन में आता है। तो अम्लीय, और जो यदि किसी विलयन का जो पीएच मान है वो 7 ही है तो वो उदासीन विलयन कहलाता है। अगला यहाँ पे जो है वो है आपका क्या, ये एक पीएच स्केल दिया गया है बना के, जिसमें लेफ्ट हैंड पे यदि हम आते हैं इस साइड पे, तो लेफ्ट हैंड पे क्या होता है, अम्लता की सांद्रता या H प्लस की सांद्रता बढ़ती जाती है, जिससे क्या है कि यहाँ पे आपका पीएच मान कम होगा, और पीएच मान कम होगा तो फिर अम्लीयता के गुण अधिक देखने को मिलेंगे। ठीक वैसे ही जो राइट साइड है ये वाली, ये राइट साइड में क्या हो रहा है आपको, राइट साइड में OH आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है, इस कारण से क्या है कि इसमें पीएच मान अधिक देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों के पीएच मान दिए गए हैं, अब हमें ये बताना है कि ये पदार्थ अम्लीयता का गुण दिखाएंगे या फिर क्षारीयता का। तो पीएच मान अगर 7 है तो वो उदासीन है, और 7 से कम है तो अम्लीयता का गुण है, और 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा। चलिए देखते हैं, जो जठर रस होता है, जठर रस का पीएच पूछा गया था पिछले साल, और जठर रस का जो पीएच होता है वो होता है आपका 1.2 पीएच होता है, और यह कैसा गुण दिखाएगा, तो यह अम्लीयता के गुण दिखाएगा। अगला है आपका नींबू का रस। नींबू का रस जो होता है इसका जो पीएच है वो होता है आपका 2.2 पीएच है। तो यहाँ पे ये भी कैसे गुण दिखाएगा, ये भी अम्लीयता के गुण हमें देखने को मिलेंगे। अगला है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच है 10, तो ये क्षारीयता के गुण दिखाएगा। और इसके बाद है आपका एक और जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच क्या है, 14 पीएच है, या क्षारीयता का गुण दिखाएगा। क्यों, क्योंकि इसका पीएच 7 से ज़्यादा है, मतलब 14 है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अम्ल व क्षारक की शक्ति जल में क्रमशः H प्लस आयन OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। तो यदि कोई भी चीज़ है वो अम्लता के गुण दिखाएगा या क्षारीयता के गुण दिखाएगा, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि उसमें उपस्थित कितने H प्लस आयन हैं या उसमें उपस्थित कितने OH माइनस आयन हैं। यदि H प्लस आयन अधिक होते हैं तो अम्लीयता का गुण दिखाएगा, और H माइनस आयन अगर अधिक होते हैं तो वो कैसा दिखाएगा, क्षारीयता के गुण दिखाएगा। अगला आपका है, प्रबल अम्ल वे होते हैं जो H प्लस अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। और जो प्रबल अम्ल हैं तो यहाँ पे आपका आता है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आ जाता है, और आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड आ जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, दुर्बल अम्ल की यदि बात की जाए तो ये H प्लस आयन बहुत ही कम मात्रा में दिखाते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है आपको वो याद रखना है, वो है आपका CH3COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद आगे हम बात करते हैं अम्ल वर्षा।
अम्ल वर्षा से क्वेश्चन आ जाता है कभी-कभी। तो अम्ल वर्षा जल का जो पीएच होता है, उसका जो पीएच होता है वो होता है 5.6। क्यों? क्योंकि वो अम्लीय वर्षा हो रही है। होता क्या है अम्लीय वर्षा में? वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो आसमान से जब बारिश की बूंदें आती हैं तो वो क्रिया करके उसमें अम्लता के गुण दर्शा देती है। इस कारण से क्या होता है, वो जल को अम्लीय बना देती है और जब वो बारिश गिरती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटी एसिड औषधि है जो किसमें यूज़ होती है, जो पेट के में यदि अपच हो जाता है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वीडियो में जो चैप्टर आपका 2 है इसको बिल्कुल कंप्लीट ही कर देना है और आप नए बच्चों को ज़रूर जोड़ें। आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी को यहाँ पे इस चैनल से ज़रूर जोड़ें ताकि उनका भी क्या हो सके, लाभ हो सके। आपका तो हो ही, साथ ही उनका भी हो। चलिए आगे हम बात करते हैं। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान क्या होता है? तो प्रबल मान है वो 7 होता है और ये क्या है कि ये उदासीन होते हैं। यदि कोई अम्ल है उसका पीएच है या कोई क्षारीय है और उसका पीएच 7 है, इन दोनों को मिलाने पे तो क्या होगा, इसमें ये उदासीन गुण दिखाते हैं। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, तो ये कौन सा गुण दिखाएंगे? अम्लीयता का गुण दिखाएंगे। अगला है आपका प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण जो होते हैं वो पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ये क्षारीयता के गुण दिखाते हैं। तो तीनों हो गए। यदि 7 है तो वो क्या दिखाएंगे? उदासीन है। 7 से अधिक है तो क्षारीय है, 7 से कम है तो वो क्या है, के गुण दिखाने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सभी को याद होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, NaCl होता है। साधारण नमक NaCl का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा और व्यंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन प्रवाहित करने से इसके क्या होते हैं, इसके जो आयन होते हैं वो वियोजित हो जाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और जो क्लोर क्षार प्रक्रिया है इसका एक समीकरण भी है जो आपको याद रखना है, क्या है? NaCl, और इसको जल की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसका विद्युत वियोजन करते हैं तो H2O है। और तो जब भी विद्युत वियोजन होगा तो आपका NaOH बनेगा, साथ ही Cl2 बनेगा और H2 बनेगा। मतलब क्लोर क्षार जो प्रक्रिया है इसमें जल का और क्लोरीन का क्या होता है, निर्माण होता है। और क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो क्लोरीन गैस होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि जो क्लोरीन गैस है ये कहाँ पे जाती है? तो यह एनोड पे जाती है और जो हाइड्रोजन है यह कैथोड पे जाता है। Cl2 क्लोरीन का जो उपयोग है वो क्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं? तो चलिए इसको हम जानते हैं। क्लोरीन का जो उपयोग है जल स्वच्छता में किया जाता है, व्यंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। इसके अलावा स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है ताकि क्या हो जाए, वहाँ के कीटाणु रोगाणु नष्ट करने के लिए। फिर इसके बाद है आपका PVC बनाने में किया जाता है, रोगाणुनाशक CFC आदि कीटनाशक बनाने में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ हम हाइड्रोजन के उपयोग भी देखेंगे। हाइड्रोजन का उपयोग क्या है? एक तो है आपका ईंधन के रूप में किया जाता है, दूसरा है आपका खाद बनाने के लिए किया जाता है, अमोनिया जैसे कि बनाई जाती है। इसके बाद है आपका NaOH। NaOH के क्या उपयोग हो सकते हैं? तो पहला क्या है आपका, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, अपमार्जक क्या कहलाता है? जो आप कपड़े धोने के लिए सर्फ का यूज़ करते हैं वो अपमार्जक है, और साबुन तो जानते ही हैं। तो साबुन और अपमार्जक दोनों को बनाने के लिए NaOH का प्रयोग किया जाता है। कागज़ उद्योग में NaOH का प्रयोग होता है। कृत्रिम फाइबर बनाने में किसका उपयोग होता है? NaOH का होता है। फिर इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, निम्न पदार्थ का क्या बताइए रासायनिक सूत्र और इसका केमिकल नेम भी, रासायनिक नाम भी आपको बताना है। तो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण जो कि इसका साधारण नाम है और इसे
कि इसका जो केमिकल नाम है वो है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका फॉर्मूला जो है वो है आपका CaOCl2। कई बार ही पूछा गया है। तो ये थे आपके चैप्टर 2 से जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। 2 वीडियो में हमने कवर करी और अब अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा चैप्टर 3 का, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल रेडी रहें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसके अलावा आपको कौन से वीडियोज़ चाहिए हैं और मॉडल प्रश्न पत्र जो आपको चैनल पे डल रहे हैं, निश्चित ही उन्हीं से क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। तो मेरा बस ये है कि वो पेपर आप ज़रूर देखें, उनको ज़रूर सॉल्व करें। है बहुत ही कम समय में अगर आप वो सारे मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। और ये आपकी जो सीरीज़ है, ये वन लाइनर फैक्ट की, इनको तो बिल्कुल भी मिस मत करें क्योंकि 30 नंबर का वेटेज आपके क्वेश्चन में इनका होता है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आपसे बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बनने वाला है पेपर। बस चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और आप सभी बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी करें और अच्छे से पढ़ाई करें।